नमस्कार, मैं डॉक्टर विशुद्ध कौशल, हेड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा डिपार्टमेंट इटर्नल हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की तरफ से 1999 में वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ फॉर ऑल। सभी के लिए हृदय और हृदय से संबंधित स्वास्थ्य अवेलेबल हो, यही इस वर्ष हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस जागरूकता अभियान में, इस चर्चा में आज हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ दया दृष्टि फाउंडेशन के डायरेक्टर्स हैं। मैं स्वागत करता हूँ मिसेस पूनम जी का। नमस्कार। और शिखा शर्मा जी हमारे साथ हैं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और इटर्नल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की ज़रूरत ही क्यों है, मतलब क्यों हार्ट को हम इतना महत्व क्यों दें? देखिए, दो चीज़ें हैं कि व्हाई हार्ट मैटर्स द मोस्ट। अगर हम ये देखें कि इंसान के अंदर जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है जो स्टार्ट करता है फंक्शनिंग? इट इज़ द हार्ट। एट द 5th वीक ऑफ लाइफ, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय सबसे पहला ऑर्गन जो होता है वो हार्ट होता है, जो 5th वीक ऑफ लाइफ पे स्टार्ट होता है। एंड इट इज़ द लास्ट ऑर्गन टू स्टॉप इन द बॉडी फंक्शनिंग। So it is the first organ to start and is the last organ to stop. So it works so well for so long without stopping for even for a fraction of a second. That's why the heart matters the most. तो डॉक्टर प्रशांत, इसमें जैसे आज हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर ऑल, तो आज ऐसा क्यों है, ये विषय आज प्रासंगिक क्यों है? आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड हो गया है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों के पास इलाज के और जांचों से संबंधित, फिर हम आज क्यों इस विषय को लेकर के चिंतित हैं और क्यों आज ये हमारे समाज पे, देश पे एक डिजीज बर्डन के रूप में ये हमारे सामने है? देखिए, एक नॉर्मल इंसान के शरीर में हार्ट अराउंड 250 करोड़ टाइम्स बीट करता है पूरी लाइफ में। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1.9 करोड़ डेथ केवल हार्ट की वजह से होती है। और ये एस्टिमेट है कि बाई ईयर 2025 ये इंक्रीज हो जाएंगी 2.3 करोड़। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ डेथ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। इसलिए और ये जो 1/3 डेथ हो रही है उसमें से 80% डेथ ऐसी हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज ऑल आर प्रिवेंटेबल। दैट्स वाई द प्रिवेंशन इज द की। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्थ अवेयरनेस, पब्लिक एजुकेशन एंड लोगों को इसके प्रति जागरूक करके कि हम अपने हार्ट की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपने बॉडी की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हम एक लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दैट्स वाई वी नीड टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस कि हमारे सारे लोगों तक ये बात पहुंचे कि हमें कैसे एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। मैं दया दृष्टि फाउंडेशन के डायरेक्टर पूनम जी से निवेदन करूंगा कि आपका चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और कई सवाल वो आपसे पूछते होंगे जब आप उनसे इंटरेक्ट करती होंगी, और आपके अपने मन में भी सवाल होंगे, तो कुछ भी आप जो पूछना चाहती हैं एकदम सरल भाषा में मैं डॉक्टर प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके प्रश्नों का जवाब दें। आप पूछ सकती हैं प्रश्न। मैं तो एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं से रिलेटेड ही पूछना चाहूँगी कि हम लोग बहुत महिलाएं नॉर्मली जो देखा जाता है कि वो बहुत अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पर रख करके और फैमिली एंड जमाने के लिए ज़्यादा करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि वो किस तरह से अपने खुद के भी हेल्थ का ध्यान रखें और वो क्या ऐसे चीज़ें करें जिससे कि वो खुद भी हेल्दी रहे, और वो खुद हेल्दी रहेंगी तभी वो दूसरों को हेल्दी रख पाएंगी। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं के लिए कुछ आप बताएं। देखिए, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपने आप को, मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप को घर तक ही सीमित रखते हैं और वो
अपने बच्चों की देखभाल में, घर के काम में देखते हुए अपनी टेक केयर करना भूल जाते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि महिलाएं जो होती हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो अपने ऊपर खुद ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और उनके ऊपर कोई और ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो सबसे पहला काम तो उनके लिए है कि उनको अवेयर करना है कि उनकी सेहत का ध्यान उनको खुद करना है, ना कि कोई और करे। क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो पूरी फैमिली स्वस्थ रहेगी। क्योंकि पूरी फैमिली की जो धुरी होती है वो महिला होती है, उसी के इर्द गिर्द सारी फैमिली चलती है। तो उसका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि स्वस्थ कैसे रहें। कैसे? स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। उसके अंदर होता है जो वर्ड होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इस लाइफस्टाइल में हम वो चीज़ें जो कि हानिकारक हैं उनको स्टॉप करें और जो चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद हैं उनको हम अडॉप्ट करें। इसके अंदर होता है कि अपने आप को टाइम दें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के लिए सबसे पहला काम है अच्छा खाना, हेल्दी फूड। सेकंड चीज़ है एक्टिव रहना। जो घर में हम अपना काम कर रहे हैं दैट इज नॉट एन एक्टिव वर्क। एक्टिव मीन्स वर्कआउट करना। कोई भी ऐसा वर्कआउट करें जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो जिसमें कि हम कुछ एक्सर्शन कर सकें, जिससे कि हम एक्टिव रह सकें। जैसे वॉक करना, रनिंग करना, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करना या एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगा करना। अगर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर में करें, योगा करें, प्राणायाम करें, बट बी एक्टिव। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मीन्स घर में तेल, घी, चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं उनको कम से कम सेवन करें। एक पर्टिकुलर एज तक इट्स ओके, बट आफ्टर 35-40 ईयर्स वी हैव टू स्टॉप ऑल दीज थिंग कि तेल की चिकनाई वाली चीज़ें कम खाएं, फ्रूट्स के सेवन को ज़्यादा करें, फलों को, सब्जियों को, उनको ज़्यादा करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए कोई जंक फूड बाहर से आया, हम भी उस चीज़ को ले रहे होते हैं। ये चाहे महिलाएं हों या समोसा है, कचौड़ी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हम भी खा रहे होते हैं उनके साथ। एक पर्टिकुलर एज इज ओके, बट आफ्टर दैट वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, प्रोटीन की मात्रा कम बढ़ रही है, और उसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। जब इम्बैलेंस होता है, हम एक्टिव नहीं रह रहे हैं, तो खाने की फूड हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, हम एक्टिव नहीं है, और उन दोनों की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। जब ओबेसिटी बढ़ रही है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहला बेंचमार्क है टू बी एक्टिव एंड ईट हेल्थी। दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने हम लोगों को समझाया। आपके इसी एक्सप्लेनेशन से मुझे एक और प्रश्न याद आ रहा है कि अभी आपने नाम लिया हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का। तो एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर क्या है, एक आम आदमी इसको कैसे समझे? क्या ये बहुत गंभीर समस्या है या ये एक आम जीवन का हिस्सा है? क्योंकि अधिकतर लोग घरों में आज ब्लड प्रेशर की दवाई ले ही रहे हैं। तो इसको कैसे हम समझें और इसकी गंभीरता कितनी है? देखिए, एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। हर किसी ने ये देखा होगा कि खेत होता है, खेत में पानी होता है, नहर होती है, मोटर पंप होती है, उससे अपन पाइप से पानी देते हैं। जब हम पाइप से पानी देते हैं और उसमें अगर सपोज उस पाइप में ब्लॉकेज आ जाए या उसको कोई प्रेस कर दे तो क्या होता है? उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है। वो जो प्रेशर बढ़ रहा है दैट इज इक्वल टू हाइपरटेंशन। मीन्स हमारे हार्ट से जो नली निकल रही हैं, जो रक्त धमनियाँ निकल रही हैं, जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, उनके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। इसका इफेक्ट क्या होता है? जब ये अगर हम पाइप को ब्लॉक कर देंगे या उसको दबा देंगे तो क्या होगा? उस पर प्रेशर पड़ेगा। उसका बैक प्रेशर किस पे पड़ेगा? मोटर पे। जब मोटर पे बैक प्रेशर पड़ेगा तो मोटर खराब होगी। सेम हमारे हार्ट से, क्योंकि जब हमारे रक्त की धमनियाँ जो हैं, जो पाइप्स हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज हो, उनमें अगर प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसका बैक प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ेगा, तो हार्ट कमजोर होगा। दिस इज हाउ द ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट प्रॉब्लम।
धन्यवाद। शिखा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे ये सब चीज़ें क्या होता है, नॉर्मली सबको पता होता है, बट स्टिल लोग नहीं घर से निकलना चाहते और डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते। उनको पता है कि वो ओबेसिटी में है और उनको टैबलेट्स भी लिए जा रहे हैं, वंस इन अ ब्लू मून कभी डॉक्टर को दिखा दिया, वो प्रेस्क्रिप्शन के बिहाफ पे पूरा साल भर निकाल देते हैं, 2 साल। और एक दिन ऐसी कंडीशन आती है, दवाइयाँ लेते हुए भी कोलैप्स हो जाता है, कुछ भी ऐसा सीवियर हो जाता है, तो उस टाइम पे फैमिली भी कहती है दवाइयाँ तो रेगुलर ले रहे थे, और वो बंदा भी ये एज्यूम करता है या अपनी फैमिली को डिफेंड करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द अलार्मिंग टाइम, कि हमें बिल्कुल इंस्टेंट, अब तो मतलब जैसे कहते हैं ना हार्ट अटैक, ये वाला मतलब पेन जो है ये अटैक ही है, या अब तो हमें बिल्कुल साल भर के प्रेस्क्रिप्शन नहीं, आज का ही देना है, आज ही डॉक्टर के पास जाना है, वो किस कंडीशन में हम डायग्नोस करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने जो बताया कि लोग जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँ कि लोग डिनायल मोड में रहते हैं। व्हाट इज़ डिनायल मोड? हर किसी को ये लगता है कि मुझे बीमारी नहीं हो सकती, मैं आज यंग हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मुझे नहीं हो सकती, मैं तो अच्छा हूँ, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मुझे बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन वो जब होती है बीमारी, सडन होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो हर कोई डिनायल मोड में होता है। कोई कहता है मुझे ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, लेकिन जब ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो पता चला ब्लड प्रेशर है। बोलते डायबिटीज़ नहीं हो सकती मुझे, डायबिटीज़ निकल के आती है जब टेस्ट कराते हैं। तो लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है, लोग डिनायल मोड में, वो ये सोचते हैं कि दूसरे को हो सकती, मुझे नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ है तो अवेयरनेस। हम अवेयरनेस इतना नहीं ला सकते जितना आप लोग ला सकते हैं, बिकॉज यू पीपल हैव अ मोर अप्रोच टू द इन पब्लिक रेदर देन अस। वी आर अप्रोचेबल टू द पेशेंट, बट यू आर अप्रोचेबल टू फुल पब्लिक। तो सबसे पहली चीज़ है अवेयर। अवेयर किस चीज़ के लिए? कि अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक। दूसरी चीज़ होती है कि नो योर नंबर्स। नो योर नंबर्स मीन्स यू शुड नो कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, मेरी ब्लड शुगर कितनी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर मेरा ब्लड शुगर हाई चल रहा है तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो मुझे क्या करना है, क्या मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, क्या मुझे नमक की मात्रा का सेवन कम करना है, क्या मुझे खाने में चेंजेस करना है, क्या मुझे एक्सरसाइज करना है, क्या एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो नो योर नंबर्स, व्हाट इज योर ब्लड प्रेशर, व्हाट इज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, व्हाट इज योर ब्लड शुगर लेवल, दीज नंबर्स वी शुड नो। फिर उसके बाद आती है नो योर वार्निंग साइंस। कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको इमीडिएटली जाना है। नो योर वार्निंग साइंस में सबसे पहली चीज़ आती है कि हार्ट की प्रॉब्लम होना। हार्ट की प्रॉब्लम होना स्पेसिफिकली जब हार्ट अटैक होना या सीने में दर्द होना। जब कभी किसी को सीने में दर्द हो रहा है, स्पेशली मिडिल ऑफ द चेस्ट, जो हार्ट अटैक होता है उसमें जो दर्द होता है मिडिल ऑफ द चेस्ट पे होता है। ये चेस्ट पेन रेडिएट कर सकता है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हैंड, राइट साइड ऑफ द हैंड, ओवर द नेक, ओवर द जॉ और ओवर द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अगर पेन यहाँ पे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको सीने में भारीपन है, किसी ने पत्थर रख दिया है, इतने प्रेशर से स्क्वीजिंग पेन है, देन यू शुड गो इमीडिएटली। बट ये चेस्ट पेन हर किसी को नहीं होता। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, उनमें सिम्टम्स कई बार डिफरेंट होते हैं। उन पेशेंट्स में कई बार चेस्ट पेन नहीं होती, उनको सडनली एकदम से पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हुआ, या एकदम से सांस फूलना शुरू हुआ, या एकदम से सडनली वीकनेस होना शुरू। तो कई बार ये एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो भी हार्ट अटैक के उस सिम्टम्स होते हैं, बट क्योंकि चेस्ट पेन नहीं हुआ तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कभी आपको कभी ऐसा हो किसी को भी कि सडनली आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आ रहा है विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, यू शुड कंसल्ट इमीडिएटली, स्पेशली फॉर द हार्ट अटैक पर्सपेक्टिव। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। पूनम जी, हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, उस समय ये जिक्र आया था कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे समझें, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो पूनम जी की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी, एक आम आदमी को कैसे ये समझ में आए कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दोस्त भी है और दुश्मन भी है। एक लिमिटेड मात्रा में हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है ब्रेन के फंक्शन प्रॉपर रखने के लिए, लिवर फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए, हमारी बॉडी में जो विटामिन होते हैं उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। बट अगर यही चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाए, अति सर्वत्र वर्ज्य, तो
अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या करेगी, वो अपनी बॉडी में डिपॉजिट होगी। अगर वो अपनी बॉडी में डिपॉजिट होगी तो क्या करेगी, अगर बॉडी में डिपॉजिट होगी तो या तो वो पेट के अंदर नीचे की तरफ डिपॉजिट होगी, जिससे कि हमें ओबेसिटी बढ़ेगी। लिवर में डिपॉजिट होगी, लिवर को अफेक्ट करेगी। हार्ट से वो जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो चैनल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर डिपॉजिट होगा कोलेस्ट्रॉल। जब वो उनके अंदर डिपॉजिट होता है तो वो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट करता है। जब ये ब्लॉकेज स्टार्ट होता है तो ये रिस्क ऑफ लाइफ बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। हार्ट की नलियों का, उन पाइप्स का, उन कोरोनरी आर्टरीज में 100% ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड एज वेल एज गुड ऑल्सो, बट वी नीड टू बी बैलेंस। कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंट टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, डिफरेंट टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देयर इज वन वर्ड इज बैड कोलेस्ट्रॉल, वन वर्ड इज गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इज द कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को लेके लिवर में लेके जाता है और लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है। और एक बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर पूरी बॉडी में डिपॉजिट कर रहा होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हम नहीं चाहते कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो, हम चाहते हैं जो जितनी मात्रा में चाहिए उतना हो, बाकी मेटाबोलाइज होकर बाहर निकले। सो दिस इज हाउ द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। इन मेडिकल लैंग्वेज, LDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL is a bad cholesterol and the HDL is the bad cholesterol, good cholesterol. थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो एक 40 या 45 ईयर्स ओल्ड कोई अगर मेल या फीमेल सिटीजन है और वो एक नॉर्मल जॉब करते हैं और नॉर्मल घर में रहते हैं, नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, नॉर्मल जो खाना सब लोग खाते हैं वही नॉर्मल चीज़ वो भी खा रहे हैं, ये कैसे इंश्योर करें कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कितनी रिस्क है, ये कैसे पता करें? क्या एक आम आदमी ये चीज़ पता कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि प्रिवेंशन इज द की। तो हाउ टू बी प्रिवेंट? प्रिवेंशन का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम अवेयर होंगे कि, और जब हम ये पता होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, हम जाके अपने चेकअप कराएंगे। एक निश्चित एज के बाद हर किसी को अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरा वेट कितना है, मैं ओबीज हूँ कि नहीं हूँ, मेरी BMI कितनी है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा शुगर लेवल क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। तो उस हिसाब से उसको ये सारी चीज़ें पता है। अगर उसको ये सारी चीज़ें पता है और उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर ज़रूरत है, या अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहा है, तो आगे बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस इज हाउ ही कैन प्रिवेंट एनी फर्दर प्रॉब्लम इन द लाइफ। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम ये कैसे जज करें कि कितने इंटरवल्स में हमें रूटीन चेकअप कराना है? इट शुड बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और कपल ऑफ ईयर्स? रूटीन चेकअप ये पब्लिक डिसाइड नहीं कर सकती, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एवरी पर्सन हु इज मोर देन 40 years शुड गेट डन वंस अ रूटीन चेकअप, एंड देन अ डॉक्टर विल से एट व्हाट टाइम यू हैव टू गेट अनदर रूटीन चेकअप। क्योंकि कोई अगर है 40 साल की उम्र के, उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट एन ओबीज, बिल्कुल नॉर्मल वेट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल डायबिटीज़ भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन अगर वही 40 ईयर्स का एक पेशेंट है और उसको ओबीस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए अलग रिकमेंडेशन होगी। तो ये हम ये नहीं बता सकते कि कितने फ्रीक्वेंट इंटरवल पे करना चाहिए, हर एक पेशेंट का अलग अलग तरीका वेरी, इट में वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ आप पूनम जी पूछना चाह रही? बस मेन तो यही है कि आप थोड़ा सा क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं अपने तरफ से ही बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि हमें डूज एंड डोंट सब पता होता है, बट फिर भी हमें और आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए? देखिए, मैं बोलूँगा कि टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहले भी बोला था, स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव मीन्स
इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी जहाँ पे आप एक्टिव रहें, चाहे आप वॉक करें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो घर में योगा प्राणायाम करें, चाहे वो आप कोई स्विमिंग एक्टिविटी करें या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। वी हैव टू बी एक्टिव, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एनीवन, अगर कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग, स्टॉप इट। इट्स नेवर, स्मोकिंग कभी फ़ायदा नहीं करेगी, हमेशा नुकसान करेगी। ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी और लंग्स की प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। स्मोकिंग स्टॉप। थर्ड थिंग इज हेल्दी फूड, ईट हेल्दी। खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, फैट की मात्रा को कम करें, प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ाएं, फलों की मात्रा को बढ़ाएं, सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं। खाने में जब खाना खाते हैं तो उस समय खाने में रोटियां कम खाएं, चावल कम खाएं। अपने पेट को भरना है तो दाल से, फल से, एक्स्ट्रा दाल ले ली, एक्स्ट्रा फल ले लिए, अंकुरित चने, अंकुरित दाने, इस तरह से जो डाइट में मॉडिफाई करें। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें, स्नैक्स कम खाएं, बिस्किट्स ना लें, समोसा कचौड़ी तली हुई चीज़ें इनको ना लें। फिर बात आती है कि नो योर नंबर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपको पता होना चाहिए कि आप नॉर्मल रूटीन ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका वेट क्या है, आपका BMI क्या है और कितना आपका टारगेट होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें। फिफ्थ चीज़ आती है नो योर वार्निंग साइंस। कब हमें तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। हमें सीने में दर्द हो रहा है, हमारी थोड़ी दूर चलने पे सांस फूल रही है। पहले हम 3 मंजिल आराम से चल लेते थे सीढ़ियाँ, आज की डेट में हम 1 मंजिल सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। या पहले हम 3 किलोमीटर पैदल चले थे, आज की डेट में 100 मीटर या 200 मीटर ही चलने में हमारी सांस फूल जाती है। सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर या बेहोशी के लक्षण आना या धड़कन का बढ़ना, ये सारे लक्षण हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। फिर बात आती है कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब हैं तो उनको रेगुलर लेना। कई लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार शुरू हो गई तो फिर ख़त्म, बंद नहीं होती है, तो अब इसको मत लो। ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, वो आपको सिम्टम्स कभी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी को अफेक्ट कर चुका होगा, डायबिटीज़ आपकी बॉडी को अफेक्ट कर चुका होगा, वो हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, आइज़ के अंदर, ब्रेन के अंदर अफेक्ट कर चुका होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर है तो दवाई लेने से हिचकिचाएं नहीं। अगर दवाई स्टार्ट की है किसी डॉक्टर ने तो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि दवाई ना लेने से नुकसान ज़्यादा है, दवाई लेने से नुकसान कुछ नहीं। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। अब इसमें जो थोड़ा सा हम इस डिस्कशन को आगे ले जाते हैं, हमने ये समझ लिया कि हमें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अचीव कैसे करनी, प्रिवेंट कैसे करना है। मान लीजिए फिर भी मतलब हमने सारी प्रिकॉशंस ले ली, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी हमने बंद कर दी है या नहीं की है कभी, उसके बाद भी अगर कभी किसी को, मुझे चेस्ट पेन उठता है जिस प्रकार से आपने डिस्क्राइब किया, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं मेंटली किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहूं, क्या खर्चा आएगा। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूं तो वहां मुझे नई नई टर्म्स सुनाई देती हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब क्या है और इसको कैसे एक कॉमन मैन इसको सरल भाषा में समझ सकता है कि मेरे साथ अस्पताल जाने पर क्या क्या चीज़ें संभव हैं, ये क्या है, ये जांचें हैं या ये इलाज है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब अपने सीने में दर्द हो रहा होता है उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन मीन्स क्या वो सीने में दर्द केवल हमें चलने पे ही होता है या वो हमें बैठे बैठे भी दर्द होता है। अगर हमें किसी को बैठे बैठे किसी को दर्द हो रहा है या एकदम से बैठे बैठे सांस फूलना शुरू हुई या पसीना आना शुरू हुआ, इसका मतलब है कि वो हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। देन वी हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट टू अ डॉक्टर और हॉस्पिटल। फिर बात आती है कि हार्ट अटैक जब सिम्टम्स आ गए तो उसमें इलाज कैसे होता है। हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जब ब्लॉकेज हो जाता है, जब वो 100% बंद होती है, 90% से ऊपर बंद होती है, तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है उसके आगे वाले हिस्से में। एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, खेत में पानी देते हैं, अगर एक एरिया के पानी की सप्लाई अगर हम कम कर दें तो वो एरिया सूखना शुरू हो जाता है, वो बंजर होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हार्ट होता है, अगर ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो वो एरिया काम करना बंद कर देता है। तो उस टाइम पे वो काम करना बंद कर चुका होता है या हार्ट उसका वो एरिया फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, क्योंकि हार्ट पे अटैक हुआ है, ब्लड की सप्लाई की वजह से अटैक हुआ है।
इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसकी वजह से एकदम से सडन अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में जब भी हार्ट अटैक है तुरंत ही इसका इलाज ही उपचार है। इसमें टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी मीन्स जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं, जितनी जल्दी हो सके उस हार्ट अटैक के दौरान एंजियोग्राफी करके ये पता लगाया जाए कहाँ पे ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को खोला जाए। क्योंकि अगर उस ब्लड की सप्लाई को प्रॉपर रिस्टोर कर दिए, तो जिस तरीके से खेत में अगर पानी की सप्लाई को हम वापस से एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिस्टोर कर दें तो वो बंजर जमीन उपजाऊ हो सकती है। लेकिन अगर उसमें टाइम डिले हो गया तो एक बार वो पूरी तरीके से बंजर होगी तो फिर वो कभी उपजाऊ नहीं होगी। सेम इसमें हार्ट के अंदर रहेगा कि अगर ब्लड की सप्लाई विद इन टाइम फ्रेम लिमिट अगर स्टोर कर दी तो वो हार्ट का वो हिस्सा वापस से काम करना शुरू कर सकता है। अगर उसको नहीं किया तो फिर वो हिस्सा काम नहीं करेगा। अगर वो हिस्सा वापस से काम नहीं किया तो हार्ट का एक हिस्सा कम काम करेगा। जब एक हिस्सा कम काम करेगा तो हार्ट के बाकी हिस्से को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब इम्बैलेंस होगा तो जब बाकी हिस्से को काम करना ज़्यादा पड़ेगा तो वो भी फेल होना शुरू होगा। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा। हार्ट फेलियर में क्या होगा, हार्ट फेलियर दैट इज a new term, this one is heart attack, one is heart failure. So what is heart failure? Heart failure में क्या होता है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा है। नॉर्मल इंसान में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 55 to 60% होती है। What is 55 to 60% मीन्स अगर हार्ट के एक चैम्बर में ब्लड 100 ml आ रहा है तो उसमें से वो 60 ml ब्लड को बाहर इजेक्ट कर देता है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं पंपिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हार्ट फेल है, वो काम बराबर से नहीं कर रहा है, तो 60 की जगह मान लीजिए 30 ml ब्लड ही बाहर निकल रहा है, मतलब हार्ट फेल हो गया। अब जब ब्लड 30 ml ही बाहर निकल रहा है तो 100 ml में से 70 ml ब्लड उसी के अंदर रह गया। जब 70 ml ब्लड ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट पे लोड पड़ रहा है। जब हार्ट पे लोड पड़ेगा तो हार्ट और लंग्स दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो हार्ट और लंग्स कनेक्टेड होते हैं तो हार्ट का प्रेशर लंग्स में ट्रांसफर होता है, लंग्स में पानी होना शुरू होता है, उसमें सांस फूलना शुरू होता है। तो उससे पेशेंट को चलने पे सांस फूलना, बैठे बैठे सांस फूलना, लेटने पे सांस फूलना, तो वो सारे सिम्टम्स हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। इस तरीके से जब भी कभी हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। अगर कोई बोल रहा है कि हार्ट अटैक के दौरान एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोग्राफी कराएं। अगर उसमें ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, उसको कराएं, उसमें डिले ना करें। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को चलने पे सीने में दर्द होता है, चलने पे सांस फूलती है, वो दूसरी कंडीशन है। वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकते हैं बट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इमीडिएटली स्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे मेडिसिन भी काम कर सकती है, लेकिन अगर मेडिसिन भी काम नहीं कर रही तब हमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है या बाईपास की भी जरूरत पड़ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन डिफरेंट है। एक हार्ट अटैक की कंडीशन डिफरेंट है और एक जिसको हम क्रोनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं उसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट है। तो दोनों के ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली डिफरेंट है। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। एक कॉमनली हम लोगों के साथ इमरजेंसी में ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और एंजियोग्राफी पेशेंट करवा के आया है। अब उसको कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए या मुझे बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझा जाए, दोनों में बाद में जीवन की गुणवत्ता कैसी रहती है, लाइफ स्टाइल नॉर्मल पहले जैसी हो पाती है नहीं हो पाती है, इसको एक कॉमन आदमी कैसे समझे। एक सर्जरी का ऑप्शन है और एक एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी वर्सेस एंजियोप्लास्टी। देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है। जब ब्लॉकेज मल्टीपल होते हैं और कई जगह पे ब्लॉकेज होते हैं तब यूजुअली बाईपास सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है, वो डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं वो आपको सही एडवाइस देना। अगर कोई कह रहा है कि बाईपास कराएं तो बाईपास कराएं, अगर किसी ने बोला है कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो एंजियोप्लास्टी कराएं। इसमें डिसीजन आप नहीं ले सकते, कोई पब्लिक नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब कोई डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो साइंटिफिक स्टडीज हुई होती है उनको एक्सपीरियंस को देखते हुए सारा डिसीजन बता सकता है। एक नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, हार्ट के तीनों नसों में अगर ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है तो बाईपास सर्जरी रिकमेंड होती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी के रिजल्ट रिलेटिवली बेटर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती या एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट अच्छे नहीं होते। अब आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन से जो नए एंजियोप्लास्टी में स्टेंट यूज़ होते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उनके रिजल्ट कंपेरेबल हैं बाईपास सर्जरी के इन कंडीशंस में भी, स्पेशली वे पेशेंट डायबिटीज़ हो, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो। फिर कुछ पेशेंट होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिन पे बाईपास सर्जरी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाईपास सर्जरी के दौरान रिस्क इन्वॉल्व होती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाना होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उन सारी रिस्क को नहीं लेना होता है, तब हमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है।
तो ये इसका डिसीजन कि बाईपास होगा या एंजियोप्लास्टी होगा एक पब्लिक नहीं ले सकती है। इसमें डॉक्टर और सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट होता है और कार्डियक सर्जन होता है, दोनों का ओपिनियन मैटर करता है और दोनों मिलके एज ए हार्ट टीम के अप्रोच की तरह उसका डिसीजन लेते हैं। थैंक यू। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में तो आपने अंतर स्पष्ट कर दिया है। एक टर्म और दिमाग में आ रही है, हार्ट ब्लॉक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक? तो हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले पाइप चैनल्स हैं उसमें अगर ब्लॉकेज है और उसकी वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट फेलियर, अगर वो एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और हार्ट का वो एरिया डैमेज हो गया जिसकी वजह से वो हार्ट का एरिया काम नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, दूसरे एरिया में प्रेशर लोड ज़्यादा हो रहा है, तो वो हार्ट फेलियर कहलाता है। तीसरा टर्म आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या है, जिस तरीके से हमारे किसी भी कमरे में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वायर्स होते हैं, एक स्विच हम ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है, लेकिन स्विच ऑन करने से लेकर लाइट जलने के बीच में एक वायर्स होते हैं जो कि करंट को सप्लाई करते हैं उस स्विच से लेके उस ट्यूबलाइट तक। उसी तरीके से हमारे हार्ट के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। वो ऐसे नोड जो होता है वो स्विच की तरह होता है, वो पल्स को जनरेट करता है जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाते हैं और पूरे हार्ट को वो सप्लाई करते हुए हार्ट के टर्मिनल हिस्से में जाते हैं और वहाँ पे जब हिस्से पे सिग्नल्स पहुँचते हैं तब हार्ट पंप करता है। अगर वो सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो हार्ट पंप नहीं करेगा। तो अगर उस इलेक्ट्रिसिटी में, उस स्विच से लेकर उस ट्यूबलाइट तक के बीच की इलेक्ट्रिसिटी में, उस वायर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इट्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस इन द हार्ट। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। एक मैं दया दृष्टि फाउंडेशन के दोनों डायरेक्टर से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग चूँकि सामाजिक गतिविधियों में सीधे स्पष्ट रूप से समाज से जुड़े हुए हैं और फील्ड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इसका क्या रीज़न लगता है कि आज एक बहुत बड़ा समाज का बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ समझ रहा है, गूगल पे डिजीजेस भी पढ़ पा रहा है, सिम्टम्स भी पढ़ रहा है, फिर भी वो शराब का सेवन कर रहा है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है, फिर भी वो रात में 2 बजे डिनर कर रहा है, फिर भी उसको एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में, योगा करने में आपत्तियां हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं, इसका कारण क्या है और इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, इसका समाधान क्या है? दोनों चीज़ें। जो आज का जो यूथ है, अब हम यूथ पर ही आते हैं कि कहते हैं कि यूथ हमारा देश का भविष्य है, यूथ पर ही आते हैं। आज का जो यूथ है वो इन सब चीज़ों का सेवन थोड़ा ज़्यादा है, उनका नशा और ये सब चीज़ों का, स्मोकिंग का हो गया, नशे का सेवन हो गया। वो बहुत ब्रिलियंट हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन उनको मिली हुई है, उसके बावजूद भी वो एडिक्ट होते जा रहे हैं। उसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंटिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर डे वन से, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इतना बिजी हो गए हैं। मैं प्री प्राइमरी स्कूल भी चलाती थी पहले, तो मेरे पास कई आते थे। तो मैंने जो नोटिस की चीज़ वो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों से इतना क्लोज रिलेशन रखना चाहिए कि बच्चे इस चीज़ को, कोई भी चीज़ को बच्चे करें। हालांकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो कभी भी ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे पेरेंट्स से कि हमने ये नशा किया, बट बहुत चीज़ को हम बचा सकते हैं। एज अ पेरेंट्स बच्चों को हम लोग काफ़ी चीज़ों से बचाया जा सकता है। इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को मेरा ऐसा मानना है कि मतलब हम समाज से भी हम लोग सिर्फ जागरूकता का काम कर सकते हैं। हम लोग किसी को, आज मैं जाकर के आपके घर में या आप मेरे घर में आकर के कुछ नहीं कर सकेंगे जो मैं खुद मेरे घर में कर पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही घर में रहते हुए अगर मुझे दूसरे रूम में मेरे बच्चे को बुलाना भी है तो मैं यहाँ से फ़ोन करती हूँ कि बेटा आओ इधर बात सुनो। तो मतलब आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो
रक्षक और भक्षक दोनों जो दोनों बनी हुई चीज़ें, है, बिल्कुल सही। तो वो एक बहुत बड़ा एक जो गैप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो आ गया है, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बच्चों को परवरिश, जो हमारे संस्कार, जो हमने परवरिश हमने जो बचपन से जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिए, वो हम हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र करें। कहीं भी कोई भी बात होती है तो बिगड़ा हुआ है, अपना फैमिली बैकग्राउंड शो कर रहा है, ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है हर जगह। तो उसके पीछे इन सब नशे और इन सब के पीछे भी ये है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत जगह रोकने की भी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे हॉस्टल्स में जाते हैं, वहाँ जा कर के उनको कैसी संगत मिलती है। तो आप बच्चों से बहुत फ्रेंडली रहें, बच्चों के साथ आप बच्चा कोशिश करे कि हर चीज़ शेयर करे। क्योंकि मेरे जैसे मैं मेरे बच्चों की अगर बात करूँ तो मैंने मेरे बच्चों से एक ही बात कही है कि बेटा तुम किसी का मर्डर भी करके आ जाओगे, तो अगर कोई दुनिया का कोई प्राणी बचा पाएगा तो तुम्हारे पेरेंट्स ही बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो तुम सबसे पहले हमें आके बताओ कि मम्मा हमने वो मर्डर कर दिया। तो ये मर्डर तो एक एग्जाम्पल है, मर्डर करना नहीं है किसी का, लेकिन हाँ एक बच्चों को आप इस तरह से आप बेसिकली संवाद Basically, स्थापित करने की जरूरत हाँ, है, माता पिता और बच्चों के बच्चों बीच की, में जी। क्लियर स्पष्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए जी। कि हेल्थ के लिए हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि आज हम बच्चों को आदर्श नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। माता पिता खुद भी आदर्श नहीं बन पा रहे हैं और बच्चों ने गलत आदर्श पकड़ लिए जी हैं। जी और इसके यही लिए भटकाव मेरा का थोड़ा रीजन सा है। जी मत अलग है, मेरे व्यूज अलग है। मेरा ये मानना है आजकल जो सोसाइटी में चल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हों, कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है और सोसाइटी में अपने आप को ये लोग इस तरह की हरकतें करके या इस तरह से ना स्टेटस सिंबल इसको फील करते हैं कि दैट वी पीपल आर मूविंग या हैविंग अल्कोहल इन माय हैंड और उसको आई एम आधुनिकता के साथ जोड़ लिया कि है। उससे साथ जोड़ के, और वो जी। लोग इंजॉय करते हैं उसको, अपना स्टेटस पे भी डालेंगे या इंजॉय करेंगे कॉकटेल पार्टी टुनाइट एंड मतलब इस तरह से, जबकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ देयर आर मेनी ऑफ द वेज यू कैन एंजॉय, बट दिस इज नॉट द ट्रैक टू एंजॉय द थिंग्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर योर हेल्थ। हेल्थ। या दिस इज द थिंग। तो वही चीज़ बच्चे भी देख रहे हैं, वही वो, लेकिन उसमें पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है कि हम इंजॉय कर रहे हैं बट व्हाट इज द कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट, वो वाली बात है, नॉट एट द हेल्थ। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मोड़ पे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि बातचीत चलती ही जाए। ये वाला टॉपिक वाकई में बहुत अपीलिंग है। और एक लास्ट में जाते जाते डॉक्टर प्रशांत, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपने एडवांस्ड फेलोशिप किया हुआ है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में माउंट सिनाई यूएसए से। तो ये जो शब्द है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, ये हम सब के लिए नया है। मतलब पहले हम लोग समझते थे कि कुछ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होता है, एंजियोग्राफी होती है, फिर आया कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती है, पेसमेकर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ क्या है और इसको एक आम आदमी को क्यों इसके बारे में पता होना चाहिए और क्या चीज़ें बेसिक्स मालूम होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चरल हार्ट इज अपने आप में एक बहुत बड़ी सब स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी के अंदर। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो हमारे वॉल्स होते हैं हार्ट के अंदर, 4 डिफरेंट वॉल्स होते हैं। उन वॉल में अगर कुछ सिकुड़न या कोई लीकेज है, वो हार्ट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ का पार्ट होता है। बच्चों में जन्मजात दिल के अंदर छेद होते हैं, वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ का पार्ट होते हैं। तो इस बीमारी का पहले इलाज केवल ओपन हार्ट सर्जरी से ही हो सकता था, जिसमें चाहे यंग पेशेंट हो या ओल्ड एज पेशेंट हो, उन सभी का इलाज केवल ओपन हार्ट सर्जरी से ही होता था। बट नाउ डेज इन लास्ट 10 ईयर्स इस बीमारी के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, और इसका इलाज अब बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए, जिस तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, बिना मरीज को बेहोश किए, बिना ओपन हार्ट किए, पैर की नस से जाके और हार्ट के अंदर वॉल को रिप्लेस करना, जिसको हम कई लोग उसको बोलते हैं ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें हम कैथेटर के थ्रू जाके और वॉल को रिप्लेस कर देते हैं। ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वॉल को रिप्लेस करना, माइट्रल वॉल को रिप्लेस करना, डिफरेंट जो हार्ट के वॉल्स होते हैं उन वॉल को रिप्लेस करना बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज का पार्ट होता है। इस स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के पार्ट में बाकी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चों के दिल में छेद होना। छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिलों में छेद होते हैं। पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब उसको हम डिवाइस क्लोजर, जिसके अंदर एक छतरी की जैसे होते हैं, छाता होता है, उसकी तरह हम उस डिवाइस को पैर की नस से जाके और उसके अंदर हम फिट कर देते हैं और वो होल को बंद कर देते हैं।
ये सभी जो बीमारियां हैं इस स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज का पार्ट हैं, जिसको हम इंटरवेंशन के थ्रू ठीक कर देते हैं। और ये हर एक डिवाइस के हर एक प्रोसीजर की अपने अपने इंडिकेशंस हैं, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो हर एक पेशेंट के लिए डिपेंड करता है, जिसको एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। जो पिछले कई समय से हम देख रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरीज और पूरा चेस्ट खोल के और फिर वॉल्व चेंज किए जा रहे थे उसमें, और अब जो आप स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में कर रहे हैं, इसमें मतलब हम क्या डिफरेंस पा रहे हैं और ये क्यों बेहतर है, इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जो 65 ईयर या उससे ऊपर के जो पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स में पहले ही पता चला कि बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या पहले ही एक वॉल्व का ऑपरेशन हो चुका है, या अन्य कोई बीमारी है जैसे लंग्स की बीमारी है, या लिवर खराब है, या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ही रिस्की हो जाती है। उन पेशेंट्स में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वापस से बाहर आने में, वापस से प्रॉपर काम करने में मुश्किल होती है। उनको बोलते हैं हम हाई रिस्क फॉर द ओपन हार्ट सर्जरी। ये पद्धति जो ट्रांसकैथेटर पद्धति है, जिसमें स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन करते हैं, इन पेशेंट्स के लिए यही है कि जिनमें हाई रिस्क सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी, उनमें हम उस हाई रिस्क को कम करके बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए कैथेटर के थ्रू, जिस तरीके से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, बिना बेहोश किए, बिना ओपन हार्ट किए पेशेंट का वॉल्व को रिप्लेस करते हैं, जिससे मरीज को जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। विद इन 24 आवर्स पेशेंट वॉक करना शुरू कर देता है, और विद इन 3 to 4 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, और एक वो अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर देता है विद इन 1 वीक। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। अब जाते जाते एक आखिरी प्रश्न आ रहा है कि अगर हम वाकई में अपने आप को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, अपने आप को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचाना चाह रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल, जीवन शैली के मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें क्या अच्छी नींद और अच्छे विचारों की भी आवश्यकता है? इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब हम कहते हैं कि एक साउंड बॉडी और साउंड माइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं आइसोलेशन में। तो इसमें एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपका क्या ओपिनियन है? क्या बिना अपनी मानसिकता बदले, बिना अपनी सोच में बदलाव लाए, कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है? देखिए, आज के समय में 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे देश का विकास कर सकता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें एक प्रॉपर नींद होना जरूरी है, और दूसरी चीज़ स्ट्रेस लेवल का होना जरूरी है। पहले इतना स्ट्रेस नहीं था जितना आज की डेट में स्ट्रेस है। आज की डेट में अगर हम बच्चों के लेवल पे भी देखें तो स्कूल के लेवल पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उनके लेवल पे स्ट्रेस है। जो हमारे जो यूथ है उसके लेवल पे भी स्ट्रेस है, ओल्ड एज पेशेंट्स है उनके लेवल पे भी स्ट्रेस है, हर एक का अलग अलग लेवल पे स्ट्रेस है, हर एक का अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी पे हमारे ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को और अन्य बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो स्ट्रेस फैक्टर नीड टू बी टेकन केयर। सेकेंड थिंग, जब स्ट्रेस फैक्टर प्रॉपरली ठीक होगा तो साथ में नींद भी प्रॉपर आएगी। नींद कर लेना भी जरूरी है। अगर नींद, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विशेष साइकिल। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेके जाएंगी। प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर नींद और स्ट्रेस लेवल बिल्कुल मिनिमम। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर प्रसाद। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे पर एक बहुत अच्छी रोचक चर्चा आज हमने की है, और लगभग सभी पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। आखिरी में मैं डॉक्टर प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समराइज करते हैं। ऐसा समझते हैं कि समाज में 3 तबके हैं। एक तबका है बीमारों का जिनको वाकई में कोई हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर हो चुका है एंड दे आर ऑन मेडिकेशन, या कोई प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं या हो गई है। दूसरा, वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें डिजीज हुई नहीं है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी हेरिडिटरी जो हिस्ट्री है ये हमें एक पोटेंशियल रिस्क हमारे लिए पैदा कर रही है। और एक तीसरा तबका है जो ये दोनों चीज़ें, वो डिजीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तीसरा तबका ये कह रहा है कि ये बीमारी मुझे भी नहीं होगी, मेरे परिवार में भी किसी को नहीं होगी, हमारे दादा दादी को भी नहीं थी, पापा मम्मी को भी नहीं थी, हम तो हेल्दी हैं और हेल्दी ही जाएंगे। ये 3 अलग अलग तबके हैं। इन तीनों के लिए आपका क्या मैसेज है?
तीनों के लिए मैसेज एक ही है। इन तीनों को कंबाइंड रूप में अगर मैं एक मैसेज दूं, स्टे एक्टिव, बी हैप्पी, कीप योर स्ट्रेस लेवल डाउन एंड ईट हेल्दी एंड टेक योर मेडिसिन, नो योर वार्निंग साइंस, नो योर numbers, and take the medicines at proper time and take the advice of doctor and follow them. थैंक यू डॉक्टर प्रशांत, अपना समय निकालने के लिए। शिखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इटर्नल हॉस्पिटल आई हैं। और पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सो थैंक यू इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।